अब देखो इधर, ये एक एग्जांपल आपको ऐसा दिखा रहा हूं जिसमें रेट लॉ एक्सप्रेशन में कैटलिस्ट भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। जैसे SO2 का जब रिएक्शन O2 के साथ कराते हैं, ठीक है, तो यहां से SO3 बन रहा है। तो बच्चों ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, कांटेक्ट प्रोसेस है, प्रिपरेशन ऑफ SO3। रेट इज इक्वल टू K, O2 का पावर 1, NO का क्या आपका स्क्वायर। तो देखिए ये तो कैटलिस्ट है ना, लेकिन ये भी इन्वॉल्व है किसमें बच्चों, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो कैटलिस्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है, सारे इन्वॉल्व हो सकते हैं। बट 90 to 95% केसेस में सिर्फ रिएक्टेंट होता है, इसलिए हम लोग रिएक्टेंट को ही ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। अब कंडीशन है बच्चों कि फ्रॉम ऑल द अबव एग्जांपल it is clear that there is no relations between a stoichiometric coefficient of the reaction and order of reaction, ठीक है। order is always fixed which is experimentally determined, but a stoichiometric coefficient is in the hand of a student which can be changed, ठीक है। उसको आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे मान लो अगर आप N2 प्लस 3/2H2, तो ये NH3 बन गया, N2 प्लस 3H2 gives twice of NH3 हो गया, है ना। तो ये चीज है। इसके बाद है बच्चों कि रेट लॉ एक्सप्रेशन नॉर्मली इन्वॉल्व रिएक्टेंट, बट इट में इन्वॉल्व कैटलिस्ट एज वेल एज प्रोडक्ट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये बात याद रखना। एंड बच्चों जब आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्शन का चेंज करेंगे तो रेट कांस्टेंट चेंज होगा, पर्टिकुलर रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा, बट पर्टिकुलर सब्सटेंस का रेट कांस्टेंट सेम ही रहेगा, चेंज होने वाला नहीं। उसके बाद एक बात बता दूं बच्चों, एक टाइप का ऐसा रिएक्शन है जिस रिएक्शन का रेट मतलब ऑर्डर स्टोइकियोमेट्री के बराबर होता है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, एक टाइप का ऐसा रिएक्शन है जिस रिएक्शन का ऑर्डर उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिटरमाइन होता है। मतलब बाय यूजिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आप उसके ऑर्डर को डिटरमाइन कर सकते हो, ओके। अब मैं आपको बताता हूं वो कौन सा है। उसका नाम है बच्चों सिंपल या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। नाम क्या है, सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो कंडीशन है कि जो रिएक्शन सिंपल या एलिमेंट्री होगा उस रिएक्शन का ऑर्डर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होगा, लेकिन आप देख के कभी डिसाइड ही नहीं कर सकते कि कौन सा रिएक्शन सिंपल है और कौन सा रिएक्शन सिंपल नहीं है, मतलब कौन सा रिएक्शन एलिमेंट्री है और कौन सा एलिमेंट्री नहीं है। तो मतलब ये भी एक्सपेरिमेंट से ही डिसाइड होता है, ठीक है। लेकिन हाँ कहीं अगर लिख दिया बगल में कि सिंगल स्टेप रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन, तो समझ जाना एक स्टेप में जो कंप्लीट हो, जैसे रिएक्टेंट है और सीधा प्रोडक्ट बने, ठीक है, एक स्टेप में कंप्लीट होने वाले रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन। जो ट्रांजिशन स्टेट से गुजरे, इंटरमीडिएट जिसका ना बने, उसको बोलते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन को देख के आंख से देख के डिसाइड नहीं, जैसे अब कसार को देखिएगा तो एकदम सीधा साधा मासूम बच्चा दिखता है, लेकिन अंदर से है बदमाश, ठीक है। तो अब कैसा है कि आप देख के तो डिसाइड नहीं कर पाओगे ना ये बदमाश है कि सीधा है, ठीक है, समझ रहे हो। आप जैसे मुझे ही देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं इंटरनेशनल स्टार हूं, लेकिन मैं हूं। तो बस वही चीज है, किसी को भी आप देख के डिसाइड नहीं कर सकते, समझ रहे हो। तो बात बात भाई, मुझे देख के तो आप टीचर भी नहीं डिसाइड कर सकते कि ये बंदा टीचर है, समझे। तो ये बात है, तो ये कंडीशन है। अब देखो इधर कि रिएक्टेंट से जा रहे प्रोडक्ट पे, तो आप देख के ये डिसाइड नहीं कर सकते
कि ये रिएक्शन जो है वो सिंपल है या एलिमेंट्री है या सिंगल से, उसके लिए एकदम पूरा मैकेनिज्म जानना होता है, ठीक है। समझ रहे हो? तो ये कंडीशन। अब देखो इधर कि जो H2 है और Cl2 है, इससे HCl बन रहा है, ठीक है, और एक है H2 और Br2, इससे HBr बन रहा है, ठीक है, H2 और I2 से HI बन रहा है। पता है बच्चों, एक बात मैं आपको बताऊं, आज से 2-3 साल पहले, मतलब 2017-18 में, जब मुझसे पेरेंट्स कभी मिलने आते थे ना, तो मैं मुझसे पूछते थे रमेश सर से मिलना है, तो मैं पूछता था बोलिए क्या काम है, पूछ लेता था पहले, और मैं बताता ही नहीं था कि मैं रमेश सर हूँ, मतलब क्योंकि बहुत छोटे थे ना पहले, और तो मतलब मैं बताता ही नहीं था कि मैं टीचर हूँ केमिस्ट्री का। मैं चुपचाप बातें सुन लेता था, मैं बोलता था ठीक है सर आएंगे तो बता दूंगा, ऐसा करता था, समझे? चलो इधर देखो कंडीशन, तीनों देखने में एक जैसा लग रहा है, ठीक है, एक का नाम दो एस, मतलब ये सपोज, नहीं नहीं ये कसार है, कसार, ठीक है, और एक अनुज है और एक सुबोध है, तीन है, ठीक है। अब इन तीनों को देख के आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सिंपल है कौन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो यहां देखिए कि, यहां देखो क्लास में इसको देखो तो एकदम सीधा साधा बच्चा दिखता है अनुज, लेकिन इसका डीपी आप देखिए तो रोज डीपी बदलते रहता है, एक से एक एकदम एंगल बदल बदल के फोटो खींचता है, समझे? तो ये है अनुज। तो देखने में तो सिंपल लगा तीनों एक जैसा, लेकिन एक जैसा बिल्कुल ही नहीं है। अब ये कैसे डिसाइड कर पा रहे हैं? तो हमें पता है इसके बारे में, इसलिए मैं बता पा रहा हूं, बाकी देख के तो नहीं बता पाओगे। ये भी एक जैसा, यहाँ कोफिशिएंट 1 1 1, यहाँ भी 1 1 1, यहाँ भी 2 2 वाला प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तीनों ही पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो बस वैसे ही देखो यहाँ ऑब्जर्व होता है R इज इक्वल टू के, H2 to the power 0 और Cl2 to the power 0। अगर ये सिंपल रिएक्शन होता तो कोफिशिएंट 1 1, तो यहाँ पे ऑर्डर 1 बन जाता, तो 1 1 तो नहीं गया, इसका मतलब दिस इज नॉट सिंपल रिएक्शन, दिस इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन विच कंप्लीटेड इन मल्टीपल स्टेप, जिसका इंटरमीडिएट बनता हो, ठीक है। अब इसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पे देखो H2 और Br2 जब रिएक्ट किया तो इसमें रेट जो आ रहा था बच्चों, आ रहा था K1 H2 का पावर 1 Br2 का पावर 1/2 और डिवाइड बाय 1 प्लस K2 एंड यहां से HBr और डिवाइड बाय Br2, इस तरीके से आ रहा था, कॉम्प्लेक्स टाइप का बिल्कुल। और यहां जो है बच्चों R इज इक्वल टू के H2 का पावर 1 एंड I2 का पावर क्या आपका 1, तो इसका कोफिशिएंट 1, तो यहाँ 1, इसका कोफिशिएंट 1, तो बच्चों ये कैसा रिएक्शन है? सिंपल रिएक्शन। बाकी ये दोनों कैसा है? कॉम्प्लेक्स। तो देख के बता नहीं पाओगे, देखने में तो तीनों एक जैसा है, बट दिस रिएक्शन इज सिंपल, बट ये दोनों सिंपल नहीं है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। क्लियर? क्लियर? बात समझ में आ गया? तो किसी रिएक्शन के बाजू में ऐसा लिखा हुआ है कि 2A + 3B गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, या लिखा है सिंपल रिएक्शन ऐसा, या लिखा है एलिमेंट्री रिएक्शन, या लिखा है सिंगल स्टेप रिएक्शन, तो प्यार से लिखिएगा R इज इक्वल टू के, ठीक है। अगर ऐसा लिख के दिया है तब अपने मर्जी से इंजीनियरिंग मत करिएगा, अपने मर्जी से ये उठा के मत लिख दीजिएगा, इंजीनियर मत बन जाइएगा तुरंत से, ठीक है। अगर ऐसा लिखा है कि 2A + 3B गिव्स प्रोडक्ट, ओके, और कुछ भी नहीं लिखा है, सिंपल कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं लिखा है, तो आप ऐसा मत करिएगा कि R इज इक्वल टू के A का स्क्वायर B का पावर 3, तो मूर्ख बन जाओगे अगर ऐसे करोगे तो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? R इज इक्वल टू के A का पावर P एंड B का पावर में Q, समझ गए? क्लियर है बच्चों? चलो यस नो लिखो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या ऑर्डर पूरा क्लियर हो गया आप लोगों के लाइफ में? एकदम ऑर्डर में पूरा ब्रिलियंट हो गए बच्चों आप लोग? ऑर्डर में मैं पूरा ब्रिलियंट बना दिया आप लोगों को? सारे बच्चे एक बार रिप्लाई करो यार, इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूं, एक बार रिप्लाई तो आप कर ही सकते हो भाई। इतना एनर्जी लग रहा है, बताओ, सुबह से कुछ खाए पिए नहीं फिर भी पढ़ा रहा हूँ इतना चिल्ला चिल्ला। चलो जल्दी जल्दी सारे बच्चे रिप्लाई करो।
देखो रिप्लाई कौन कौन ने किया है, आस्था, स्वप्नूर, आयुष, गर्गी, उसके बाद मृण्मयी, उसके बाद प्रणय, इसके बाद सर्वेश, आदित्यराज, स्वदेश, श्रुति, सुमित, तहरीम, उसके बाद वरुण, यश, ये अनुज, गौरी, इनका रिप्लाई नहीं आया है। ठीक है, नहीं रिप्लाई करोगे ना, मत करो यार, कोई नहीं, सब अपना जिंदगी में आजाद है, ठीक है, सभी आजाद हो। किए रिप्लाई, अच्छा देखे नहीं होंगे फिर, सॉरी, कोई बात नहीं, चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, पेज ही खत्म हो गया यार इसमें। बच्चों अभी आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जो बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। ये जो अभी आप देखने जा रहे हो, ये JEE नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, JEE नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ साथ बोर्ड में भी, बोर्ड में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता इससे, लेकिन जेई नीट में आता है। ओके, अभी जरा ध्यान से देखना, क्या मैं पढ़ाने जा रहा हूं, पहली बात सुन लो। बात यह है बच्चों कि एक बात आप जब स्टार्टिंग में पढ़ाना चालू किया था तो बोले थे किसी रिएक्शन में 3 टाइप का रेट होता है, एक रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा रेट ऑफ इंडिविजुअल रिएक्टेंट, और तीसरा इंडिविजुअल प्रोडक्ट का रेट, ठीक है। तो अभी जो आप यहां पढ़ रहे थे R इज इक्वल टू ये, तो ये R क्या था, ये R था बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लो अभी ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि 2A + B गिव्स प्रोडक्ट, और यहाँ लिखा है सिंपल रिएक्शन, ठीक है। तो बच्चों R इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, K A का स्क्वायर और B का पावर में 1, क्योंकि सिंपल लिखा हुआ है इसीलिए। नहीं लिखा होता तब तो हम, अगर ऐसे नॉर्मल लिखा होता 2A + B गिव्स प्रोडक्ट, R इज इक्वल टू K A का पावर P एंड B का पावर में Q, ठीक है। तो ये कंडीशन है, समझ रहे हो। तो ये आपका आ गया रेट का वैल्यू, और ये भी आ गया रेट का वैल्यू, बट ये सिंपल नहीं है इसलिए इस तरीके से लिखे, सिंपल है इस तरीके से लिखे, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन हो गया। अब हमारी बात को सुने, मैं क्या बताने जा रहा हूं कि ये R है क्या, ये बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, समझ गए। बट यहाँ पे रिएक्शन में क्या डिफाइन है, एक तो भाई मान लो इस प्रोडक्ट का नाम सीधे दिए, तो ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ DA/dt, ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्टेंट है ए का, और माइनस ऑफ DB/dt, ये रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ क्या है, बी है, और प्लस ऑफ DC/dt, ये रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ क्या है, सी है। भाई इंडिविजुअल रेट भी अगर आप लिखेंगे उस टाइम भी तो रेट कांस्टेंट डिफाइन होगा ना। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, है ना, और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में रिलेशन, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे हेडिंग में रिलेशन बिटवीन rate constant of reactant, product and K of reaction, rate constant of reaction, rate constant of reactant, rate constant of product, ठीक है बच्चों। अब जरा देखना कंडीशन क्या, जैसे मान लो एक रिएक्शन में लिया कि 2 times N2O5 gives 4NO2 plus O2, और अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था एग्जांपल में, इसका ऑर्डर क्या होता है बच्चों, 1। रटना नहीं आपको, ऑर्डर ऑर्डर रटना नहीं, ठीक है, कोई जरूरत नहीं याद करने का, ऐसा नहीं कि ऑर्डर याद करना है। तो R इज इक्वल टू K, ठीक है, N2O5 टू द पावर क्या होगा बच्चों, 1, ठीक है। तो ये जो K है, ये K ऑफ अगर रिएक्शन है तो ये भी रेट किसका होगा बच्चों, रिएक्शन का, ठीक है। मतलब दिस इज इक्वल टू क्या आपका dx/dt, क्योंकि dx/dt को हम लोग क्या बोलते थे,
रेट ऑफ रिएक्शन समझिए, जरा दिल पे उतारिए, दिमाग पे फिट करिए। वैसे से गाना एकदम याद हो जाता है ना, वैसे ही एकदम बिल्कुल। दूसरा आप देखो, एकदम याद हो जाना चाहिए, बाद में दिक्कत नहीं। यार बहुत क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड एग्जाम में, और बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूं। दूसरा बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2O5, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ डी N2O5 बाय क्या आपका dt इज इक्वल टू, यहां जो k लेंगे ना बच्चों, ये किसका k होगा? ये k होगा N2O5 का, मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट N2O5, और साथ में ये जो वही रहेगा N2O5 टू द पावर 1, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, अगर आप ऐसा लिखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ NO2, इसमें लिखेंगे प्लस ऑफ डी NO2 बाई dt। ठीक है, इसमें भी लिखेंगे बच्चों K ऑफ NO2 इंटू N2O5 टू दी पावर क्या बच्चों 1, ये नहीं बदलेगा, K का वैल्यू बदलेगा। ठीक है, ये कर दिया। इसके बाद थर्ड देखिए कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ O2 इज इक्वल टू प्लस DO2 बाई dt, K ऑफ O2 N2O5 टू दी पावर 1। तो पहले ये लिख दिए प्यार से, प्यार से, गुस्सा में नहीं लिखना, नहीं तो केमिस्ट्री एक बार गुस्सा हो गया ना तो हालत खराब कर देगा। फिर आपका सुन लो, बता दिया हूं, मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं था। अब देखो, जो डिफरेंशियल रेट लाइक इक्वेशन थे उसको अब लिखेंगे यहाँ पे एक्सप्रेशन कि dx बाई dt इज इक्वल टू व्हाट माइनस ऑफ 1 बाई 2 dN2O5 बाई dt इज इक्वल टू 1 बाई 4 dNO2 बाई dt इज इक्वल टू प्लस DO2 बाई dt। बच्चों मैं वॉइस चेंज करता हूं अपना, तो तुम लोग को इरिटेटिंग होता है क्या? इरिटेट कर रहा है क्या? चलो इधर बताते जा, इरिटेट तो नहीं कर रहा, वरना मैं फिर ऐसे नहीं करूंगा। इधर देखो, अब मेरी बात सुनो, ये जो dx बाई dt है, इरिटेट कर रहा है ना, चलो ठीक है। इधर देखो, dx बाई dt इज इक्वल टू क्या कि k ऑफ रिएक्शन इनटू N2O5 टू दी पावर 1 रख दिए, ओके, इज इक्वल टू, ये देखो r का जो वैल्यू था वो लाके पहले यहां रख दिए। उसके बाद देखो माइनस ऑफ dN2O5 बाई dt की वैल्यू कितना है? KN2O5 इंटू N2O5 टू द पावर 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू प्लस DNO2 बाई dt का वैल्यू, प्लस DNO2 बाई dt की वैल्यू KNO2 इंटू N2O5, K ऑफ NO2 इंटू N2O5 और डिवाइड बाय देखो, डिवाइड बाय यहाँ पे कोफिशिएंट, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है 4, वैसे भी यहाँ 4 इसलिए 4 से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू DO2 बाई dt का जो वैल्यू है वो क्या है? देखो इधर KO2 इंटू N2O5, KO2 इंटू क्या आपका N2O5। उसके बाद कल्याण समझते हो बच्चों, कल्याण हो जाना समझते हो, सुने हो कि कल्याण हो जाएगा? तो देखो कल्याण, इसका इसके साथ इसका और इसका हो गया कल्याण। तो अब यहां से ऐसे लिख सकते हैं बच्चों K ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K ऑफ N2O5 बाय 2 एंड K ऑफ NO2 बाय 4 इज इक्वल टू K ऑफ O2 बाय 1। तो ये रिलेशन आ गया। तो बच्चों याद रखना, अब यहां से क्या क्लियर पता चल रहा है कि अगर आपको K ऑफ N2O5 पता है, उसमें 2 से डिवाइड कर दिए तो K ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इसमें तो K ऑफ N2O5 आ जाएगा। अगर K ऑफ NO2 पता है तो उसमें 4 डिवाइड कर दो तो K ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, अगर KO2 में 1 डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक चीज आप देखिए बच्चों, इसका कोफिशिएंट कितना है 2, इसका 4 और इसका 1, इसलिए डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 4 और डिवाइड 1। तो यहां से एक आउटपुट निकला कि K ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट और इज इक्वल टू K ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ क्या प्रोडक्ट। ये चीज आ गया।
कुल मिला के प्यार से ऐसे लिखिए कि के ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू के ऑफ रिएक्शन इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, एंड के ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू के ऑफ रिएक्शन स्टोइकियोमेट्रिक और के ऑफ रिएक्टेंट इस तरीके से आप लिख लेना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ गए बच्चों? ये समझ में आ गया आपको? गिव मी आंसर प्लीज। समझ में आ गया? सारे बच्चे एक बार जवाब दीजिए। ये जो पढ़ा है समझ में आ गया बच्चों? एक बार सारे बच्चे रिप्लाई कर दो यार। इसके बाद अगर देखें, अगर हम बात करें कि मान लो दिया ए प्लस बी बी सी सी प्लस डी डी, ठीक है, समझ रहे हो? और यहां दिया कि R इज इक्वल टू के ए का पावर 1 बी का पावर -1। ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा बच्चों? 1 - 1 मतलब क्या? 0। ठीक है, अब मेरी बात को जरा गौर से सुनो। अगर बोल रहा है फाइंड के ए मतलब रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या हो जाएगा? के इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, के बी के इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, के सी के इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, के डी के इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इस तरीके से आप निकाल लेना। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कभी भी बच्चों। ठीक है, इसके हिसाब से हमेशा निकाल लेना। आप शॉर्ट में रिलेशन ये लिख देना कि k इज इक्वल टू के बाय ए इज इक्वल टू के बी बाय बी इज इक्वल टू के सी बाय सी इज इक्वल टू के डी बाय डी। मैं मेरा काम करने की कोशिश किया और आपको बता दिया, पढ़ा दिया। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, आपको पूरी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं बच्चों। ठीक है, समझ गए बच्चों? समझ गए? चलिए क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि 2a + 3b है, गिव्स आपका 5c। यहां दिया r इज इक्वल टू के a का पावर 2 अब b का पावर में -1। यहां भी दिया सपोज, बोल रहा है कि फाइंड के ए के बी के सी। जल्दी बताओ, बिना टाइम खराब किए जल्दी बताइए। के बी और के सी का वैल्यू बताइए जल्दी। के बी और के सी का वैल्यू बता दो बच्चों जल्दी यार। के बी और के सी का वैल्यू बताओ जल्दी यार। देखो के का वैल्यू, यस 2k 3k 5k। चलिए बहुत बढ़िया निहारिका, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज सेंड किया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अच्छा लगता है जब कोई सॉल्व करे। अब आपको देखो, मैंने बताया था कि ऑर्डर तो बहुत सारे हैं, बट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? 0, फर्स्ट, सेकेंड ऑर्डर, ये 3 है। ठीक है, इन 3 के बारे में डिटेल में पढ़ना है। जो बच्चों बोर्ड में है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बोर्ड
JEE पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और मेरे कहने पे क्या आप एक बार ऑलरेडी पढ़ रखे हो, आपको पता होगा कि ये कितना ज्यादा पूछता है एग्जाम में, या प्रीवियस भी क्वेश्चन आप सॉल्व किए होंगे, है ना। क्वेश्चन बहुत इजी होता है, कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन हाँ आप अगर अच्छे से समझते हैं तो, नहीं समझेंगे तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि मैं आपको इंडिविजुअली पढ़ाने जा रहा हूँ, इंटीग्रल रेट और इक्वेशन, ठीक है। इंटीग्रल, देखिए आप जो पढ़े होंगे, ठीक है आपने सब कुछ पढ़ा है, लेकिन आप ध्यान से देखना, क्योंकि मैं जो ये पढ़ाता हूँ खास करके जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ये आपको यहाँ पे बहुत सारी बारीकियां बताऊंगा, छोटे छोटे बात बताऊंगा जिसका आप यूज कर पाएंगे, है ना। जैसे जैसे अगर हम बात करें कि टी हाफ का, ठीक है, टी हाफ अगर आपको निकालना है किसी का जीरो ऑर्डर का, तो आप क्या करते हैं टी हाफ के लिए, ए नॉट बाय 2k, है ना। टी हाफ के लिए क्या करते हैं आप, ए नॉट बाय 2k। तो भैया ये टी हाफ क्या होता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये यार, ये टी हाफ क्या होता है। दूसरी बात, यहां में के जो है, ये के कौन सा के यूज करेंगे। जैसे अगर हम पूछे बाबू बताओ कि 2a गिव्स प्रोडक्ट और 3a गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ रेट कांस्टेंट के यहाँ विकेट, बताओ इसका टी हाफ क्या होगा, इसका टी हाफ क्या होगा, दोनों का सेम होगा या डिफरेंट होगा, है ना बच्चों। तो देखिए ध्यान से मेरी बात को सुनते जाइएगा, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको गौर से सुनिएगा, क्योंकि इन सब में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और सिर्फ आपको ही नहीं बहुत बच्चों को होता है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो आपको नहीं पता होगा, इसलिए आप ध्यान से देखना ये क्या है, कैसे है, क्यों है, ठीक है। एक एक रीजन, एक एक बात समझिएगा। कंडीशन को मैं आपको एकदम प्यार से समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, एकदम अपने पूरे एफर्ट लगा के समझाऊंगा, ठीक है। चलिए इधर देखिए, हम पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों सबसे पहले आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन अभी तक कैसा था कि ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली बताते थे, निकालते थे, लेकिन अभी फिक्स कर दिया गया है कि जो भी चीज अभी हम लोग पढ़ेंगे वो जीरो ऑर्डर के लिए, मतलब n इज इक्वल टू क्या आपका जीरो, ठीक है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ध्यान से देखना बच्चों, जैसे मान लो ए से हम जा रहे प्रोडक्ट पे, डी पे, ठीक है, दोनों का कोफिशिएंट क्या है 1। एक बात मैं बता दूं आपको, मेरी बात जरा गौर से सुन लेना बेटा, गौर से नहीं सुनोगे ना तो पछताओगे बाद में, बता रहा हूं कि जो भी चीजें यहाँ पे मैं डिराइव करने जा रहा हूं वो तमाम डेरिवेशन वैलिड होगा विथ रिस्पेक्ट टू कोफिशिएंट 1, ओके। कोफिशिएंट बदलेंगे तो कंडीशन बदलेगा, क्या कंडीशन बदलेगा वो मैं बताऊंगा, जरूरत पड़ा तो मॉड्यूल में ही नोट कर लेना, है ना, साइड में, या जो नोटबुक है आपके पास, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मान लो टाइम इक्वल टू जीरो पे इसका कंसंट्रेशन आपने ए नॉट लिया और ये जीरो है, टाइम इक्वल टू टी पे, अब देखिए हमने बताया यहाँ एरो में क्या मूव करेगा एक्स, तो ये फायर करेगा और इस पे जाके अटैक करेगा, तो फायर भी होगा कितना, जितना कोफिशिएंट उतने टाइम्स एक्स से, तो क्या हो जाएगा ए नॉट माइनस एक्स, और ये कितना बच्चों आपका कोफिशिएंट 1 इसलिए कितना हो जाएगा एक्स। इसको क्या बोल सकते हैं बीटी, और इसको बोल सकते हैं क्या बच्चों एटी। एटी क्या हो गया कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, बीटी क्या हो गया कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी। इतना तो कोई भी लिख सकता है, कोई दिक्कत यहां तक है किसी को, जल्दी से रिप्लाई कर दो एक बार, यस और नो। ठीक है, अब आगे है कि भाई अगर हम रेट ला एक्सप्रेशन लिखे R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर जीरो, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे आ जाएगा R इज इक्वल टू के, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट फॉर्मूला। इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो रेट है वो रेट कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि ये जो ऐसा है, जो टाइम के साथ इसका रेट चेंज नहीं होगा, चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन अब इन्वॉल्व नहीं है, समय के साथ कंसंट्रेशन बदलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आफ्टर टाइम टी एज वेल एज हाफ लाइफ टाइम एंड लाइफ टाइम फॉर द रिएक्शन, एक एक करके सारी बात बताऊंगा, ठीक है। अब सबसे पहले अगर बात करें तो देखो बच्चों, R इज इक्वल टू क्या होता है dx बाई dt,
होता है कि नहीं होता, बोलो आप, होता है ना, बिल्कुल होता है, dx बाई dt। या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं अभी हम कि माइनस ऑफ da बाई dt, यहां से भी dx बाई dt ही आएगा सॉल्व होकर, ठीक है। अब कंडीशन कैसा है कि r के बदले यहां पे पुट कर सकते हैं हम dx बाई dt, तो dx बाई dt इज इक्वल टू व्हाट, k, ठीक है। अब इसको वेरिएबल सेपरेट कर दो इधर, तो dx इक्वल टू k dt, सॉरी बच्चों, बट्टो नहीं बच्चों, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। जब समय 0 था, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, टाइम 0, तो x का वैल्यू भी क्या है, a0 माइनस 0, तभी तो a0 के बराबर ही रहेगा। टाइम 0 पे a0 ही है, मतलब x का वैल्यू क्या है, 0, तो लोअर लिमिट डिसाइड कर लिए। और जब टाइम t हुआ तो x का वैल्यू क्या हो गया, x। बच्चों dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, और ये कांस्टेंट है, इसको बाहर, इंटीग्रेशन साइन से कांस्टेंट कहां चल जाएगा, बाहर। और बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन में स्मॉल से लार्ज होगा, dx होता तो x, dy पे y, dz पे z, dt पे t, तो dt पे इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, t, लिमिट 0 से x तक और ये 0 से t तक। कंडीशन यहां से आगे बच्चों, x माइनस 0 इज इक्वल टू k, t माइनस 0, यहां से आगे x इज इक्वल टू व्हाट, kt, x इज इक्वल टू व्हाट, kt, तो यहां से x का वैल्यू आ गया। फॉर्मूला नंबर 2। माय डियर स्टूडेंट, लेकिन आप हमारी बात को जरा ध्यान से सुनना, ये वैल्यू किसका है, x का, और ये x कब आया, जब हमने dx बाई dt को इक्वेट किया था k से, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, मेरी बात आप समझ पा रहे हो बच्चों, बच्चों समझ पा रहे हो, अरे बोलो जल्दी बोलो, ये समझ गए। अब देखिए कंसंट्रेशन जो A है एट टाइम t किसके बराबर है, a0 माइनस एक्स के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे बच्चों, a0 माइनस एक्स का वैल्यू क्या आपका, kt इज इक्वल टू क्या आपका 80। तो ये चीज याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन, फॉर्मूला नंबर 3, 80 इज इक्वल टू a0 माइनस kt, ओके। अब अगर मान लो bt निकालते हैं, तो bt किसके बराबर है बच्चों, x के बराबर, तो मतलब ये भी किसके बराबर हो जाएगा, kt। तो कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम t किसके बराबर हो गया, kt के बराबर, ओके। बच्चों क्लियर है, बोलो जल्दी। चलिए इसके बाद आप जरा देखो कि मान लो अगर कोएफिशिएंट लेते हैं 2a गिव्स b, या फिर लेते 3a गिव्स 2c, या लेते 4a गिव्स 3c, या लेते na गिव्स xb। मेरी बात को जरा गौर से सुनना, ये केसेस में बता रहा हूं, बट आपको याद इस जनरल को ही रखना है। जनरल में जो भी डेरिवेशन किया जाता है कोफिशिएंट 1 लेके किया जाता है। एग्जाम में अगर आपको डिराइव करने आया तो आप कोफिशिएंट 1 लेके ही डिराइव करना बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। बट जेई नीट में ध्यान रखना कि अगर आपसे बोलता है कि भैया बताओ कोफिशिएंट यहाँ 2 है लेकिन इसका r इज इक्वल टू k, a का पावर 0, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये भी r इज इक्वल टू k, a का पावर 0, ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, r इज इक्वल टू k, a का पावर 0, ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, k a का पावर 0, ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सारे जीरो ऑर्डर के रिएक्शन है। तो यहाँ भी r इज इक्वल टू k, यहाँ भी r इज इक्वल टू k, यहाँ भी r इज इक्वल टू k, यहाँ भी r इज इक्वल टू k। चूंकि आप इंटरनेशनल स्टार के स्टूडेंट हैं तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये x, ये x, ये x और ये x, टाइम t इक्वल टू 0 पे से कंसंट्रेशन a0 और ये 0, टाइम t इक्वल टू t पे ये देखो a0 माइनस 2x इज इक्वल टू 80, और ये कितने बराबर, x के बराबर, इक्वल टू क्या आपका bt। अगर यहां देख रहे हैं तो ये a0 है, टाइम इक्वल टू 0 पे कितना बच्चों, a0 और ये 0, ठीक है। एंड टाइम इक्वल टू t पे a0 माइनस 3x और ये कितना बच्चों, 2x, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, देखो टाइम इक्वल टू 0 पे कितना, a0, ये 0, टाइम इक्वल टू t पे कितना, a0 माइनस 4x और ये 3x, ठीक है। अभी इधर देखो टाइम इक्वल टू 0 पे a0 और ये 0, टाइम इक्वल टू t पे a0 माइनस nx,
बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 नहीं है, यहाँ पे कितना है, n है। यहाँ देखो ये क्या हो गया आपका, x नहीं y दे देते हैं यार, तो अच्छा तो y कोफिशिएंट है और x फायर हो रहा है तो मल्टीप्लाई होकर x बन जाएगा। ये क्या हो गया बच्चों 80, और ये क्या हो गया, ये हो गया bt, ये क्या हो गया 80, ये क्या हो गया bt, ये क्या हो गया 80, ये क्या हो गया bt। बात ध्यान रखना, मेरी बात जरा सुनो। बात ये है कि रेट को तो अभी भी हम लिख सकते हैं ना dx बाई dt, क्योंकि dx बाई dt इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन तो हर बार होगा किसी भी रिएक्शन में। तो मेरे बच्चों x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, x का वैल्यू kt के बराबर होगा। ठीक है, x का वैल्यू अभी भी kt ही है, लेकिन at इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, a0 माइनस 2kt, क्योंकि इसमें a0 माइनस 2x हो रहा है। अगर कोई बच्चा जल्दबाजी में ऐसा करता है कि at इज इक्वल टू a0 माइनस kt, तो वो मूर्ख बनेगा, उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा, माइनस मार्क्स मिलेगा। सेम ऐसा यहाँ पे देखिए at इज इक्वल टू, अगर ऐसा कोई करता है at इक्वल टू a0 माइनस kt, सर ने बताया, अरे सर ने ये नहीं बताया भाई, सर ने क्या बताया, ये लिखो पहले तब लिखो at इज इक्वल टू a0 माइनस 3kt। ये तो रटना पड़ता है, अगर बच्चे को समझ में नहीं आया तब। ठीक है, और मैं तो आपको समझा के याद करा दूंगा पूरा क्लास में ही। at इज इक्वल टू a0 और माइनस 4, और x का वैल्यू क्या है बच्चों kt, क्या हो गया 4kt। और यहाँ पे अगर बात करें at का, a0 माइनस nkt। तो अब इसको समझाया ही जा सकता है, इसको रटवाया नहीं जा सकता ना यार। आप समझ पाओगे तभी तो ये कर पाओगे, और नहीं समझोगे तो मैं थोड़ी ना कुछ कर पाऊंगा। देखो bt इक्वल टू यहाँ पे x है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या आपका kt इक्वल टू क्या आपका bt, और यहाँ पे 2 तो क्या हो जाएगा 2kt, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3kt, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ykt। ठीक है, एक बार प्यार से देखो, इतना मेहनत से बताए ना यार, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि मेहनत से रिप्लाई करिए। एक बार बच्चों प्यार से गुस्से में नहीं, प्यार से रिप्लाई करो। समझ में आ गया कि ये मैं क्या बताया आपको, समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया। सारे बच्चे रिप्लाई करना है यार प्लीज, कोई भी नहीं छूटना चाहिए, सारे बच्चे रिप्लाई करो। एक बार बताओ तो सही कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें फील भी तो होना चाहिए ना कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को समझ में आ रहा है। चलिए, ये पूरा क्लियर है आपको, पूरा क्लियर है बच्चों, पूरा क्लियर है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद देखो कंडीशन क्या है, इसके बाद है एक टर्म होता है लाइफ टाइम। अब ये लाइफ टाइम क्या है बच्चों, आप फिल्म फेयर अवार्ड जो होता है वो आप देखते होंगे टीवी पे, है ना, और झूठ मूठ का देख देख के खुश होते होंगे, जबकि वहां से मिलना कुछ नहीं है ना, फिर भी ऐसे टाइम पास। तो वहां सुने होंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है ना, जो बुजुर्ग हो जाते हैं एक्टर, उनको लाइफ टाइम